ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सुनील गोयल, प्राध्यापक एवं डीन, समाज विज्ञान एवं प्रबंधन अध्ययनशाला तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास अध्ययनशाला डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉक्टर अम्बेडकर नगर, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। आप सभी विद्यार्थियों, आदरणीय प्राध्यापक गणों तथा देवियों और सज्जनों का मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन एंड रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित एवं संचालित इस वीडियो कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। BA द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समाज की इकाई 2 के अंतर्गत आयोजित आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक है ग्रामीण महिलाओं की परिवर्तनशील स्थिति। मित्रों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम को देखने एवं सुनने के पश्चात मुझे उम्मीद है कि आप पुरुषों की तुलना में समाज में महिलाओं की भूमिका की जटिलता तथा इन भूमिकाओं से जुड़ी अधिकारों और उत्तरदायित्व को भली भांति रूप से समझ पाएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक संसाधनों की वास्तविक सुलभता और इन पर उनके वास्तविक नियंत्रण के बारे में समझ सकेंगे, जान सकेंगे और विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में उनकी स्थिति का भी मूल्यांकन आप कर सकेंगे। साथ ही विभिन्न ऐतिहासिक कालों में महिलाओं के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से परिवर्तन आए हैं, विभिन्न धर्मों, विभिन्न परिस्थितियों का महिला पर क्या प्रभाव पड़ा है, साथ ही विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में महिलाओं की परिस्थिति और उनके उन्नयन में किन किन महत्वपूर्ण कारणों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, किन किन महत्वपूर्ण कारणों की वजह से महिलाओं की परिस्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, इसके बारे में जान सकेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो प्रोग्राम, जिसका शीर्षक है ग्रामीण महिलाओं की परिवर्तनशील स्थिति। महिलाओं की परिस्थिति की अवधारणा को विभिन्न तरीके से समझाया जा सकता है। परिवार की बात करें, समुदाय की बात करें, समाज के अंदर महिलाओं को सामाजिक और भौतिक संसाधनों की सुलभता की यदि बात करें, या परिवार और समुदाय के अंतर्गत उन्हें प्राप्त होने वाले सम्मान, उन्हें प्राप्त होने वाले आदर की बात करें, या विभिन्न स्थितियों में से संबंधित होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में उनकी भूमिका की हम बात करें, तो महिलाओं ने निश्चित तौर पर आधी आबादी, देश की आधी आबादी, विश्व की आधी आबादी के रूप में ज्ञान, आर्थिक संसाधन और राजनीतिक अधिकारों की सुलभता से अपनी परिस्थिति को लगातार सुधारा है, लगातार मजबूत किया है। और विकास की बात करें या प्रगति की बात करें,
अपना योगदान उसमें लगातार देती आ रही हैं। महिलाओं की परिस्थिति की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं की सहभागी अधिकारों और उत्तरदायित्वों की भी हम चर्चा इसके अंतर्गत करना लाजमी हो जाता है। मित्रों, उत्तरदायित्व की दृष्टि से पुरुषों की तुलना में महिलाओं की परिस्थिति का यथार्थ ज्ञान हमको हो जाता है। खास तौर से जब हम परिस्थिति की व्याख्या करना चाहते हैं, परिस्थिति की जब हम व्याख्या करते हैं तो हम परंपरा, धर्म, विचारधारा के माध्यम से उनके लिए एक निश्चित भूमिका की दृष्टि और आर्थिक विकास की स्थिति की तुलना जरूर करते हैं। परिस्थिति का उन्नयन से मेरा अभिप्राय यहाँ पर समाज में सहभागी अधिकारों के दायरे के विस्तार से है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अवसर संरचना जितनी संतुलित होगी, समाज में महिलाओं की भूमिका उतनी ही व्यापक और उतनी ही परिणामोन्मुखी और सार्थक सिद्ध होगी। और परिस्थिति का विचार समानता का बोध भी हमको कराता है। और निश्चित तौर पर यदि हम किसी भी समाज में महिलाओं की परिस्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें अनिवार्यतः उन भूमिकाओं की जटिलता का अध्ययन करना चाहिए जो महिलाएं समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में निभाती हैं। ऐसे कारकों का पता लगाना भी महत्वपूर्ण है कि वे किस तरह जीवन पर्यंत उन समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करती हैं जो उनकी लिंगजन्य भूमिकाओं से संबंधित है और किस तरह वे उन भूमिकाओं, परिस्थितियों से स्वयं को समायोजित रखती हैं। एक समाज से दूसरे समाज में और एक काल से दूसरे काल में महिलाओं की भूमिका में अंतर रहा है। समय के साथ इनकी भूमिकाओं में परिवर्तन भी हुआ है। इन समाजों में आर्थिक क्रियाकलापों, आर्थिक कार्यकलापों पर महिलाओं का पूर्ण या कम से कम आंशिक नियंत्रण जरूर रहा है। प्रायः यह देखने में आता है कि सभी समाजों में महिलाओं की परिस्थिति समस्याओं को जन्म देती है और आज मानवीय विकास के यह बुनियादी मुद्दा बन चुका है। महिलाओं की परिस्थिति के अध्ययन से हमारा यह तात्पर्य होना चाहिए कि निर्दिष्ट संदर्भ में लिंग विषयक संबंधों के बोध के माध्यम से लिंग विषयक अधीनता की प्रकृति का संवेदनशील निदान हो रहा है अथवा नहीं। लिंग आधारित विभेदीकरण से हम मुक्ति पा रहे हैं अथवा नहीं। महिलाओं की परिस्थिति में इन संदर्भों में किस प्रकार से सुधार हुआ है, किस प्रकार से इनकी स्थिति परिवर्तित हुई है। आइए एक नजर हम डाल लेते हैं कि औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के पश्चात पूर्व औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थिति किस प्रकार से बदलती रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पूर्व औपनिवेशिक काल की। क्या परिस्थितियां थी महिलाओं की पूर्व औपनिवेशिक काल में। भारतीय समाज में महिलाओं की परिस्थिति समय समय पर परिवर्तित होती रही है। समय समय पर इसमें परिवर्तन हुआ है।
और उनकी परिस्थितियों का मूल्यांकन विभिन्न प्रकारों से हुआ है। पूर्व वैदिक काल में भारत में महिलाओं और विशेष रूप से उच्च जाति की महिलाओं को पुरुषों के साथ समान परिस्थिति प्राप्त थी। परिस्थिति की समानता ने महिलाओं यज्ञ कर्म कांडों में भी भाग लगातार लेती रहती थी। धर्म को सहारा देने में पुरुष के बराबर ही महिलाओं का योगदान रहता था। महिलाएं 600 ईस्वी पूर्व के दौरान वेद इत्यादि सुन तथा पढ़ सकती थी। ऋग्वेद में ऐसा प्रतीत भी होता है कि पति और पत्नी को समान परिस्थिति प्राप्त थी और उन दोनों को दंपति कहा जाता था। भारतीय संस्कृति की मैं चर्चा करूं, उत्तर वैदिक काल से परिवार और समाज में महिलाओं की परिस्थिति भिन्न रही है। भारतीय महिलाओं के लिए निम्न परिस्थिति के मुख्य कारणों में आर्थिक सुदृढ़ता, पितृसत्ता, पुरुष प्रभुत्व, पुरुष पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, अनेक जातिगत प्रतिबंध, धार्मिक प्रतिबंध, पूर्वाग्रह, निरक्षरता, नेतृत्व की गुणवत्ता की कमी, स्वयं के उत्साह की कमी, असंवेदनशीलता, उदासीनता, ऐसे अनेक कारण हैं जो महिलाओं की निम्न परिस्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। अनेक विद्वानों ने भारत की में महिलाओं की परिवार और समाज दोनों में निम्न परिस्थिति और महिलाओं की पृथकता के लिए उत्तरदायी अनेक कारकों की पहचान की है। हिंदू धर्म की बात करें, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार पद्धति, इस्लामी शासन, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बात करें तो इन सब में जो है महिलाओं की परिस्थिति निम्न ही थी। भारत के इतिहास में पहली बार मुगल काल के दौरान भारतीय महिलाएं क्रूरता का शिकार हुई। मुस्लिम आक्रमण के मद्देनजर देश संस्कृति का परसंस्कृतिकरण हुआ। इस्लाम की प्रथाओं, इस्लाम की परंपराओं का देशी संस्कृति में प्रवेश हो गया। उदाहरण के रूप में पर्दा प्रथा बड़े पैमाने पर मध्यम वर्गों में प्रचलित हो गई। सामान्य रूप से यदि हम कहें तो मुसलमानों के आगमन से पूर्व हिंदू महिलाओं की परिस्थिति निश्चित रूप से अच्छी थी। मध्यकाल की यदि मैं बात करूं तो भारतीय महिलाओं की परिस्थिति में सतत ह्रास के लिए अनेक कारक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। बाल विवाह तो एक नियम बन गया था। विधवा विवाह पर प्रतिबंध थे। पर्दा प्रथा एक नियम बन चुका था। विवाह, वैवाहिक परिस्थिति, तलाक, वैधव्य, उत्तराधिकार में महिलाओं के साथ भेदभाव चरम सीमा पर हो चुका था। सामाजिक धार्मिक प्रथाओं की बात करें, रीति रिवाजों की बात करें, अहितकारी प्रथाओं की बात करें, युक्तिहीन धार्मिक कर्मकांडों की यदि हम बात करें, अमानवीय अंधविश्वासों और समारोह को प्राचीन काल में जो अज्ञात थे, ये वो कारण थे जिनके कारण महिलाओं की स्थिति निम्न से निम्न होती चली गई। हिंदू धर्म में बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, दहेज, कन्या हत्या, बहुविवाह
आदि अनेक कारण थे जो हमारी संस्कृति के अंदर तक प्रवेश कर चुके थे, और इन्हीं सभी ने हिंदू समाज को विशाल, जड़ और गतिहीन समाज बनाकर रख दिया। सामाजिक संरचना में की मैं बात करूं तो पुरुषों को अधिक स्वतंत्रता, उन्मुक्ति प्रदान की गई थी, जबकि महिलाओं का स्थान केवल घरों तक ही सीमित था, और घरों के अंदर भी पर्दा प्रथा का बोलबाला था। विधि में तो लिंगों की समानता थी, पुरुषों के लिए समान अधिकारों की व्याख्या की गई थी, परंतु सामाजिक रूप से इन कानूनों को मान्यता ही प्रदान नहीं की गई थी। ये तो स्थिति थी पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत की महिलाओं की। इसके पश्चात यदि मैं बात करूं तो औपनिवेश काल, महिलाओं में अत्यधिक असंतोष था। उनमें विद्यमान परिस्थिति को बदलने की सामान्य इच्छा तो थी। इससे यह संभव हो सका कि 1920 का दशक भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागरण का एक काल बन चुका था, और यह काल ऐसा था, यह दशक ऐसा था जिसमें स्त्रियों के उत्थान के लिए, जिसमें स्त्रियों को इन सभी भेदभावपूर्ण प्रथाओं से मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास समाज सेवियों द्वारा किए गए। इससे पूर्व संगठित समर्थन, इससे पूर्व संगठित प्रयासों का अभाव जो है लगातार भारतीय समाज में रहा। समाज सुधारक प्रयास तो करते रहे, परंतु वह आंदोलन जो है अनेक कारणों के कारण फलीभूत नहीं हो पाए। हम यदि सती उन्मूलन अधिनियम की बात करें, हम यदि विधवा पुनर्विवाह की बात करें, मताधिकार की बात करें, ऐसे अनेक कानून हैं जिन पर चर्चा महिलाओं की परिस्थिति के मद्देनजर आवश्यक है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के आधुनिक भारत की एक उत्कृष्ट विशेषता भारतीय महिलाओं की अभूतपूर्व जागृति से भी पहचानी जाती है। 19वीं शताब्दी के मध्य में अनेक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज जैसे शुरू हुए थे, जिन्होंने हिंदू धर्म को, जिन्होंने भारतीय समाज में सुधार किया। इन आंदोलनों का भारत में महिलाओं की पहचान, उनके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। राजा राम मोहन की बात कर लें, पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर की बात कर लें, मालाबारी जी की बात कर लें, राणा जी की बात कर रहे हैं, दयानंद सरस्वती जी की बात कर लें, ऐसे अनेक समाज सुधारक, उनके विचारों ने भारत में पूरा वातावरण को बदल कर रख दिया था, और कानून के माध्यम से लगभग एक क्रांति सी देश में उत्पन्न हो चुकी थी। 1930 और 1940 के दशक में राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं का दृष्टिकोण अधिक समतावादी हो चुका था। समानता के लिए राष्ट्रवादी नेताओं की प्रतिबद्धता ने भारतीय महिलाओं के आंदोलन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, और इसे उदारवादी समानता मूलक इन समाज सुधारकों ने बना दिया। राष्ट्रवादी आधार पर महिलाओं के आधुनिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए अनेक संगठनों की भी
इस दौरान स्थापना हुई थी। और जब भारत आजाद हुआ, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत के संविधान के निर्माण के पश्चात भारतीय महिलाओं की जो उपलब्धि रही, वह स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी का परिणाम था। भारत के संविधान में भारतीय महिलाओं को पुरुष के बराबर लाकर खड़ा कर दिया गया था। अनुच्छेद 329 में उन्हें मताधिकार प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 14, 15 और 16 तथा 19 में अवसर की समानता और विधि के सम्मुख समानता सुनिश्चित करने का अधिकार महिलाओं को यहां पर प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया कि राज्य यदि चाहे तो महिलाओं के लिए विशेष विधान भी बना सकते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता पश्चात यदि हम बात करते हैं तो संविधान के माध्यम से स्त्रियों को मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से स्त्रियों को या भारतीय महिलाओं को समानता प्रदान करने की बात हो, वयस्क मताधिकार प्रदान करने की बात हो, उन्हें बराबरी का स्थान दिलाने की बात हो, भारतीय संविधान में उन सभी अधिकारों की प्रतिश्रुति देखने को मिलती है। इन्हीं बातों को और आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के स्वैच्छिक प्रयासों का ही यह परिणाम था कि 1953 में भारत सरकार ने केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना कर दी। साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं ने भी महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के कल्याणकारी कार्यकलापों, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य, महिलाओं के परिवार नियोजन पर बल देना प्रारंभ कर दिया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के लिए व्यावसायिक जिंदगी को स्वीकार्यता मिल गई। उन्हें वैज्ञानिक बनने के लिए, उन्हें प्रौद्योगिकी पेशे को अपनाने के लिए अब प्रोत्साहित किया जाने लग गया। उन्हें नौकरी के बेहतर अवसर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1972 में भारत में महिलाओं की परिस्थिति संबंधी राष्ट्रीय समिति की स्थापना भी की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई। उसके पीछे तर्क यह दिया गया था कि महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सकता है, महिलाओं के कल्याण के लिए लागू कार्यक्रमों को किस प्रकार से सुदृढ़ रूप से लागू किया जा सकता है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है, महिलाओं को पुरुष के बराबर स्थान दिलाने के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं, महिलाओं की शिक्षा को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है, महिलाओं में यदि कोई निर्योग्यताएं हैं तो उन्हें योग्य किस प्रकार से बनाया जा सकता है, उनका आर्थिक विकास किस प्रकार से हो, उन्हें समाज में बराबरी का स्थान किस प्रकार से मिले, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें राजनीतिक अधिकार दिलाना। जनसंख्या के अनुपात से तो वे देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी, परंतु जब हम राजनीतिक अधिकारों की बात करते, जब हम सत्ता की बात करते हैं, तो क्या
उसमें भी उन्हें बराबरी का स्थान प्राप्त था। किस प्रकार से राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित किया जाए, यह बहुत ही अहम लक्ष्य इस महिला आयोग के सामने था। कानूनन उनकी रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है? उन्हें सुनवाई का एक मंच किस प्रकार से प्रदान किया जा सकता है? निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी, उसने महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की बात हो, महिलाओं को समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिलाने की बात हो, प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने की बात हो, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिया है। और इस प्रकार से जब कानूनन हम संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण कर लेते हैं, उनकी संवैधानिक भूमिकाएं जब हम तय कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर वे अधिकारों की बात करें, कर्तव्यों की बात करें, समानता की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें, उनके विकास की बात करें, उनके प्रगति की बात करें, ये संस्थाएं ऐसी है जो उनके लिए एक प्रशस्त मार्ग प्रकट करती है। मित्रों, जब हम महिलाओं की परिस्थिति की बात करते हैं, जब हम महिलाओं की परिवर्तनशील परिस्थिति की बात करते हैं, तो इससे एक ऐसी मनोवृत्ति, ऐसे व्यवहार, ऐसे विचारधारा का प्रकटीकरण होता है, जिससे हमें यह प्रतीत होता है कि किस प्रकार से हमारा समाज, किस नजरिए से हमारा समाज, हमारा देश विश्व की आधी जनसंख्या को देख रहा है, देश की आधी जनसंख्या को देख रहा है, देश की महिलाओं के प्रति इनका नजरिया कैसा है। लोग समाज के मूल्यों पर, लोग समाज की आस्थाओं पर काम करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर महिलाओं की परिस्थिति में तभी सुधार हो सकता है जब लोगों को तैयार किया जाए, लोगों के नैतिक मूल्यों, लोगों के नैतिक आचरण, उनकी भावनाएं, उनकी संवेदनशीलता में उन्हें शामिल किया जाना अत्यंत आवश्यक होगा। इसमें सुधार की आवश्यकता है लगातार। अन्यथा हमारे लिए महिलाओं के प्रति, महिलाओं की निम्न स्थिति, उनकी असमानता से संबंधित मनोवृत्तियों को बदलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसके अलावा जिस बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं विशेष तौर पर, वह है शिक्षा, वह है रोजगार। शिक्षा और रोजगार, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्होंने महिलाओं के जीवन में परिवर्तन के प्रभावी इंजन के रूप में कार्य किया है। नौकरी करने के कारण महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गई है, अपनी आजीविका, अपना खर्चा खुद वहन कर सकती हैं। अब महिलाएं घर से बाहर निकलकर निर्णय करने की भूमिका में आ गई हैं, और इस
आर्थिक भूमिका में परिवर्तन से सामाजिक समानता की यदि हम बात करें, लैंगिक समानता की हम बात करें, राजनीतिक समानता की हम बात करें, इसे पुनर्जीवित करने में जो है इसने शिक्षा और रोजगार ने एक बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज को दिया है। इसलिए आज आवश्यकता है अधिक से अधिक महिलाओं को हम शिक्षित करें, न केवल शिक्षित करें, उन्हें घर से बाहर जाकर रोजगार करने के लिए प्रेरित भी करें। और निश्चित तौर पर जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगी, तभी उनकी परिस्थिति में परिवर्तन आ सकता है, तभी उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा, समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन आएगा, समाज की सोच में परिवर्तन आएगा, समाज की विचारधारा में परिवर्तन आएगा। मुझे पूरी आशा है कि सामाजिक परिस्थिति जिस प्रकार से महिलाओं की बदल रही है, शक्ति संरचना जिस प्रकार से समाज में बदल रही है, स्त्रीकरण का सोपान जिस प्रकार से समाज में बदल रहा है, जिस प्रकार से महिलाएं ज्यादा से ज्यादा स्वायत्त होती जा रही हैं, स्वतंत्र होती जा रही हैं, जिस प्रकार से निर्णय में, परिवार में निर्णय लेने की बात हो, सामाजिक आर्थिक निर्णय लेने की बात, राजनीतिक निर्णय की लेने की बात हो, तो महिलाओं का योगदान कदापि रूप से कम नहीं आंका जा सकता। और यदि मैं कहूं कि ये जो 21वीं शताब्दी है, यह 21वीं शताब्दी महिलाओं के विकास की, महिलाओं की प्रगति की नई इबारत लिखेगी, तो कतई अतिशयोक्ति नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मेरा यह प्रयास रहा है आज के इस वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से कि महिलाओं की परिस्थिति में औपनिवेशिक काल में, पूर्व औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से परिवर्तन आए हैं, उसका एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। निश्चित तौर पर अवधारणाओं को समझने में आपको आसानी हुई होगी और परिवर्तनशील स्थिति को अब आप समझने में पूरी तरह सक्षम हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।